हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कि पूछा गया था 5/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में। यह सेट प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है जिसमें हम देखेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन। यह सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट दिया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके उन वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के माँ का नाम माया देवी था। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी था। तो चलिए गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का क्या ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधन और इनके माता का नाम माया देवी था, जो कि इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी करती है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से शादी हो जाती है तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इन्होंने 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में फल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इन्हें बुद्ध के नाम से जाने जाने लगा। तो इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किस भाषा में पहला उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाती है, जो कि इनकी यह घटना बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MnO2 प्लस C4HCl को जब अब क्या करते हैं MnCl प्लस क्या बनता है H2O प्लस Cl2। तो इसमें कह रहा है कि अभी इस अभिक्रिया में डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका अभिक्रिया का उदाहरण है? तो क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों एक ही इक्वेशन में होता है, उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15 kg का एक हथौड़ा को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, जहां जी बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें देखना होता है कि क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है m बराबर कितना दिया गया है? m बराबर दिया गया है 15 kg। कितना है? 15 है। और 10 मीटर ऊंचाई तक। और h दिया गया है कितना? 10। और g दिया गया है 10। तो इसको और पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसे पीई से सूचित किया जाता है। पीई बराबर वाट। तो पीई बराबर होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। तो m का मान है 15, g के मान है 10 और h का मान है 10। तो गुना करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1500। 1500 क्या हो जाएगा? 1500 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो कहलाता है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश की एसआई मात्रक बोल्ट है। तो किसकी एसआई मात्रक बोल्ट है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए और ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसे
इस सिंबल से सूचित किया जाता है। और विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम होता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। अब एसआई मात्रा की बात आई है तो जान लेते हैं कि एसआई मात्रकों में मूल मात्राओं की संख्या कितनी है? तो 7 है। वो कौन कौन है वो भी जान लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। लंबाई है, मास है, समय है, टेम्परेचर है, करेंट है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ का मोल है। अब इस सब का यूनिट देख लेते हैं। लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो मीटर होता है। और मास का क्या होता है? केजी होता है, यानी द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी। और समय का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकेंड होता है। और टेम्परेचर का ऐसा मात्रा केल्विन होता है। और करेंट का ऐसा मात्रा एम्पियर होता है। और पदार्थ ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा कैंडेला, जिससे सी से सूचित किया जाता है। और पदार्थ का मोल का ऐसा मात्रा क्या होता है? पदार्थ का परिमाण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मोल होता है, जिसे MOL से सूचित किया जाता है। और मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुआ था। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? 1971 में लागू हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान यूनाइटेड स्टेट, यानी ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल डैश को इब्राहिम लोदी से मिला। तो कब मिला था? तो 1526 को मिला था। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। अगर पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? था 21 अप्रैल 1526 को हुआ। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय होता है। और पूछे पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तब 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी होता है। अगर पूछे पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? और तो इब्राहिम लोदी और मराठों के बीच हुआ था। सॉरी, हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो वो होती है एपिडर्मिस, यानी जटिल ऊतक में होते हैं। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है? तो जटिल ऊतक। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेपण बल डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? तो वस्तु के भार का होगा। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेपण बल क्या होगा? तो वस्तु के भार के बराबर होगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाले बाधाओं को पता लगने में मदद करता है। वो क्या हो जाएगा? प्रध्वनि हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तरंगे 3 प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य, अपश्रव्य और प्राश्रव्य। अब श्रव्य किसे कहते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे हम लोग सुनते हैं। और अपश्रव्य किसे कहते हैं? अपश्रव्य 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को क्या कहते हैं? अपश्रव्य कहते हैं। और प्राश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, जिसे बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता ये सब सुन सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, COOH निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के समूह में उपस्थित होता है? तो किस में उपस्थित होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम का आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना होगा? यह न्यूमेरिकल है, तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो भी दिया गया है, भी कितना दिया गया है? तो 10 दिया गया है।
और क्या दिया गया है, और Q दिया गया है, यानी आवेश दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और क्या पूछा गया है, काम, यानी वो W पूछा गया, W क्या, W बराबर वाट, तो W V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ क्या निकालना है, W निकालना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा V इंटू Q। तो V का मान कितना है, V का मान 10 है, और Q का मान कितना है, Q का मान 2 है, तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20, 20 क्या कार्य वोल्ट है, सॉरी कितना, W निकालना था, W के कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, तो क्या हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और द्रव्यमान 20 केजी का है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो देख लेते क्या दिया गया है, F दिया गया है, कितना है F, 200 है, और M दिया गया है 20, और पूछ रहा है ए गुरुत्वीय त्वरण, ए या फिर इसे जी से सूचित किया जाता है, ए मान लेते हैं, जहाँ जिसका यूज होता है यहाँ यूज करते हैं, तो ए बराबर वाट, तो F बराबर क्या होता है, M A होता है, F जहाँ दिया गया है 200 बराबर, और M दिया गया है कितना 20, और ये तो निकालना ही है, तो देखते हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 2 से काटेंगे 10 मरतबे, यानी 10 क्या हो जाएगा, A बराबर 10, और ए त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन परमाणुओं का सही आरोही क्रम में दर्शाया गया है, तो हो जाएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है, और एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प को चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी गलत को चुनना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को, इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके और तेजी से बहता है, यह सही है। तो चलिए अगले ऑप्शन पर देखते हैं, मानव लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 15 से 20 दिन का होता है, यही गलत है। मानव जीवन का रुधिर का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन गलत है, तो यही हो जाएगा गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश में दूध का कुल उत्पादन लगभग 17.22% है। दूध उत्पादन करने वाला डैश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादन राज्य है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। और उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ के सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है, और लखनऊ के गवर्नर हो गया आनंदीबेन पटेल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, डैश की खोज के बाद हुई थी कि इसे एका सिलिकॉन में बदल दिया गया था, और क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। मेडलिफ ने जब आवर्त बनाए थे, तो उन्होंने कुछ जगह खाली स्थान छोड़ दिए थे, उस समय कथी एका सिलिकॉन के बदले कथी जर्मेनियम रखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है, तो उपधातु की संख्या कितनी है, उपधातु की संख्या 7 है। कौन कौन है देख लेते हैं, तो ब्रोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टूलोनियम है, और पोलोनियम। तो लास्ट में आता है 7वें नंबर पर पोलोनियम, यानी पोलोनियम, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर।
अंतिम उपधातु कौन है? पोलोनियम है। याद रखिएगा कि उपधातु की संख्या कितनी है? 7 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डस मेजर इन द स्पीड ऑफ द वर्क डन, यानी कहने का मतलब शक्ति, यानी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो उसे शक्ति कहते हैं। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया डैश में होता है, डैश से होता है, तो किससे होता है? पुनर्जनन से होता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसमें आकार में परिवर्तन न होने पर गुण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो किसी पदार्थ के, ऑप्शन सी हो जाए, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। क्या कहलाता है? बाह्य बल और दृढ़ता। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसमें आकार में परिवर्तन न होने को वह गुण क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कूली 13 kg का सामान अपने 13 kg का सामान जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। एम दिया गया है 13 और एच दिया गया है 1.5 और पूछा है डब्लू बराबर वाट। तो डब्लू बराबर क्या होता है? डब्लू बराबर होता है एम गुने जी गुने एच, यानी एम कितना दिया गया है? 13 दिया गया है और जी का मान यहाँ देखिए 10 दिया गया है, तो हो जाएगा 10 गुने एच का मान कितना है? 1.5 है। तो ये 0 हटेगा तो नीचे में 10 आएगा, तो ये 10 से ये 10 खत्म, यानी कि 15 डाई 150, 15 45, यानी 195 क्या कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है। 195 जूल। देख लेते हैं 195 जूल कौन है? ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्या कहा जाता है? बुझे हुए चूना कहा जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? अनबुझा हुआ चूना कहा जाता है। इससे अनबुझा हुआ चूना का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। CaO को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि भुजा हुआ चूना है। इसे भुजा हुआ चूना या भखरा चूना कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और कार्बन के 12 ग्राम के अणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगा 24/12, यानी 12 दूना 24। तो अणु संख्या कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, वह कहलाता है या कहलाता है? तो उनके द्रव्यमान के गुणज के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, तो वो भी सेम है। उनके द्रव्यमान के गुणज के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दोनों ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए भी यहाँ लग सकता है और डी भी, यहाँ दोनों होगा, ताकि दोनों एक ही है। देख लेते हैं कैसे होता है। तो एफ बराबर होता है G(m1m2) बटे r²। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो द्रव्यमान है उसके क्या है? उसके समानुपातिक है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश दर्पण को हमेशा वस्तु को एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी और बड़ी समान आकार का होता है, वो क्या हो जाएगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा छवि निर्मित करता है? आभासी और बड़ा और वस्तु के समान। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन
पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी में पौधे होने वाले को क्या कहते हैं? खारे पानी में पैदा होने वाले पौधा कहलाता है, क्या कहलाता है? हेलोफाइटा कहलाता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 kg का एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, तो पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया है m, कैपिटल M बराबर 3 kg और स्मॉल v बराबर हो जाएगा 150 और स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और कैपिटल V बराबर वाट, यही पूछा गया है। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली चलाने का स्थितिज ऊर्जा और गोली चलाने के बाद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा, गोली चलाने की पहली स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि अभी तो चलाया ही नहीं है। अब प्लस गोली चलाने के बाद की स्थितिज ऊर्जा, तो mv प्लस स्मॉल m और स्मॉल v, तो हो जाएगा m का मान कितना है? कैपिटल M का मान 3 है, तो v तो निकालना ही है, प्लस ये क्या है? स्मॉल m कितना है? स्मॉल m 20 है और स्मॉल v कितना है? 150 है, तो कितना हो जाएगा? 3v प्लस, इसी ग्राम में है, यहाँ kg में है, तो इसे kg में कन्वर्ट करते हैं, तो 20 गुने 10 के पावर माइनस 3 गुने 150 और जब हम इसे 3v प्लस यहाँ और यहाँ गुना करते हैं तो 15 दूना 3 यानी कि 3000 गुने 10 के पावर, चलिए आगे देख लेते हैं, 3v प्लस 3000 गुने 10 के पावर माइनस 3 था, तो 3v प्लस 3 गुने यहाँ लिख सकते हैं 10 के पावर 3 और गुने 10 के पावर माइनस 3, तो प्लस 3 10 के पावर प्लस 3 10 के पावर माइनस 3, ये खत्म, तो हो जाएगा 3v बराबर माइनस, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में -3 आ जाएगा, तो कटेंगे v बराबर आ जाएगा 3/3 यानी -3 है, तो कटेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 क्या? 1 क्या आएगा? v बराबर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि v का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोग द्वारा संदर्भित किया जाता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो क्या है? जेम्स मैक्सवेल है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। और चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। रक्त एक डैश ऊतक है, तो रक्त एक क्या है? संयोजिक ऊतक है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। आज के वीडियो में इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अगर